अब हम पैडिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ देखते हैं जो आम तौर पर बहुत ज़्यादा हम इमेजेस के लिए यूज़ करते हैं। लेट्स सी, ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, टेक्स्ट के दरमियान हमने एक इमेज लगाया हुआ है। ये वाला काम हमने इस तरह का HTML इंट्रोडक्शन HTML के कोर्स में किया था कि टेक्स्ट है, दरमियान में हमने इमेज के टैग से इसमें इमेज ऐड किया, फिर उसके बाद कुछ टेक्स्ट है। अब पहले तो ये मैं चाहता हूँ, ये जो इमेज है मेरा, इसका साइज़ थोड़ा सा मैं इससे बड़ा करना चाहता हूँ। इसकी जो डिमेंशन है वो ऑफ कोर्स कम है, 60x60 का ये इमेज होगा। और अगर मैं इसे 100 के ऊपर स्केल करना चाहता हूँ तो पहले हम ये देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला इमेज यहाँ पे डिस्प्ले होने की बजाय साइड पे आए और बाकी टेक्स्ट सारा उसके नेक्स्ट स्टार्ट हो। अब देखिए, अभी जो इमेज आ रहा है इसने यहाँ पे स्पेसेस ब्लैंक छोड़ दिए और अपने यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ दिए, और जहाँ पे इमेज ख़त्म हो रहा है इमेज की बाउंड्री के बिल्कुल साथ से दोबारा टेक्स्ट स्टार्ट हुआ। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है इमेज के इर्द गिर्द रैप हो जाए और ये एम्प्टी स्पेसेस मुझे नजर ना आए। अब देखिए हम ये सब कुछ कैसे अचीव करते हैं। ये हमारे पास जो फाइल है, HTML की फ़ाइल है जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर इमेज के टैग से ये वाला इमेज हम लोगों ने ऐड किया हुआ है और उसके बाद कुछ टेक्स्ट है। इस पैराग्राफ की ID P1 है। यहाँ पे ये जो फाइल CSS फाइल है जिसके अंदर फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन है वो L05_images.css है। हम L05_image.css में आते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ की जो विड्थ है वो 5450 सेट है। अब हम सबसे पहले तो इमेज का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। इमेज का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि मैं इस स्पेसिफिक इमेज का साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ जौन सा इमेज P1 टैग के अंदर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह इसका रेफरेंस दे सकता हूँ P1 IMG। इसका मतलब ये वाली जो फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ, ये वाली फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन IMG के टैग के ऊपर अप्लाई होगी, लेकिन सिर्फ उन IMG के टैग के ऊपर अप्लाई होगी, इमेजेस के टैग के ऊपर अप्लाई होगी जो P1 के अंडर हैं। अगर मैं इसको इस तरह डिफ़ाइन कर दूंगा IMG, तो ये मेरे पेज के ऊपर जितने भी इमेजेस के टैग्स हैं सब के अंदर डिफ़ाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह भी सिलेक्टर्स को डिफ़ाइन करने का एक तरीका है कि अगर मैं सब टैग्स के अंदर कोई फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन अप्लाई करना चाहता हूँ स्पेसिफिक सब टैग के अंदर, तो हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हैशमार्क P1 स्पेस IMG। अब इसका मतलब है कि ये जो इमेजिंग फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ इस इमेज के टैग के ऊपर अप्लाई होगी जौन सा इमेज का टैग P1 टैग के इनसाइड है। ये P1 के साइड के अंदर इमेज का टैग है। अगर ये इमेज का टैग P1 टैग के बाहर लगा होगा तो ये वाली फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। अगर यही टैग हम कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे लगाते हैं तो ये टैग, क्योंकि अब P1 के इनसाइड P1 नहीं है, इस टैग के अंदर नहीं है, तो ये वाली फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन जो हम उधर CSS फाइल में डिफाइन कर रहे हैं, ये फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन इस इमेज के टैग के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। जी, अभी हम जो इमेज की विड्थ है वो हम कर देते हैं 100 पिक्सल। तो आप देखिए इसको चेक करने के लिए फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन अप्लाई हो रही है कि नहीं। तो आप देखिए इमेज जो है वो 100 पिक्सल के ऊपर आ गया है। ऑफ कोर्स आप इसको मज़ीद बड़ा करेंगे तो इसके पिक्सल ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी हमारा ये सोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इमेज तो बड़ा हो गया, लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ ये टेक्स्ट जो है वो एम्प्टी स्पेस ना छोड़े जहाँ इमेज है, बल्कि ये इसके इर्द गिर्द रैप अराउंड कर जाए। उसको करने का तरीकाकार ये है कि यहाँ पे हम CSS फाइल में एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट लेफ़्ट। अगर मैं इसे फ्लोट लेफ़्ट कर दूंगा तो मेरा इमेज लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा और जो टेक्स्ट है इसके इर्द गिर्द रैप राउंड हो जाएगा। इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं CSS फाइल को, और इस फाइल को हम दोबारा ब्राउज़र में ओपन करते हैं। तो आप देखें कि अब जो इमेज है वो लेफ़्ट साइड पे चला गया फ्लोट लेफ़्ट करने से, और बाकी जो स्पेस थी उस स्पेस पे सारा टेक्स्ट आ गया। अब नेक्स्ट जो इशू है वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये देखें इसमें एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है, वो ये है कि ये इमेज और टेक्स्ट बिल्कुल बहुत साथ साथ आपस में जुड़ गए हैं और उसकी वजह से ये इतना क्लैरिफाई नहीं हो रहा। मैं चाह रहा हूँ ये दोनों सारी चीज़ें आपस में कुछ डिस्टेंस के ऊपर हों, और साथ इसको हम पैडिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखें अगर मैं इमेज की पैडिंग, इस इमेज की राइट पैडिंग को 10 पिक्सल कर दूंगा तो इसका और टेक्स्ट के दरमियानी डिस्टेंस जो है वो 10 पिक्सल हो जाएगा, क्योंकि इमेज की जो पैडिंग है वो इस इमेज की अपनी बाउंड्री से 10 पिक्सल दूर कर देगी, और जो हमें विजुलाइज होगा वो ऐसे लगेगा कि ये टेक्स्ट और इमेज के दरमियानी जो फासला है वो 10 पिक्सल का है। अभी हम इसे करके देखते हैं। हम अपनी CSS फाइल में आते हैं और CSS फाइल में हम लोग इमेज की पैडिंग जो है वो इमेज की लेफ़्ट पैडिंग
जो है वो सेट कर देते हैं 10 पिक्सल। हम इसे 10 पिक्सल सेट करते हैं और इससे हम ब्राउज़र में व्यू करते हैं तो अब देखिएगा इसमें कुछ मैंने गलती कर दी जिसकी वजह से हमें विजुलाइज नहीं हो रहा। सॉरी, ये पैडिंग राइट जो है वो हम करेंगे तो ये इमेज की राइट पैडिंग सेट कर देगा। अब मैंने जब इसे राइट किया तो इमेज के राइट साइड से इसमें इतना डिफरेंस छोड़ दिया। अगर इमेज की सिमिलरली मैं लेफ़्ट पैडिंग सेट करूँगा तो ये इमेज यहाँ से इसके दरमियानी जो डिस्टेंस है वो जो है वो 10 पिक्सल छोड़ देगा। लेट्स से हम इमेज की जो लेफ़्ट पैडिंग भी सेट कर देते हैं और वो देखते हैं उसका बिहेवियर क्या होगा। पैडिंग डैश लेफ़्ट, इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ ताकि इसको हम विजुलाइज़ कर सकें। तो अब अभी आप देखें कि ये आपको लेफ़्ट से जो इमेज की वो पैडिंग ये नज़र आ रही है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो ये 10 पिक्सल इसने लेफ़्ट से भी छोड़ दिया। ऑफ कोर्स ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए हम इसे वापस जो है वो इसकी लेफ़्ट पैडिंग सेट कर देते हैं, बल्कि इसको ख़त्म कर देते हैं और पैडिंग टॉप सेट कर देते हैं ताकि जो टॉप का टेक्स्ट है, अभी आप देखें टॉप का टेक्स्ट बिल्कुल इसके साथ मर्ज हुआ हुआ है ऊपर वाली बाउंड्री के साथ। अगर मैं टॉप का टेक्स्ट पैडिंग जो है टॉप भी 10 पिक्सल कर दूं, 10 पिक्सल सेट कर दूंगा तो ये टॉप से भी जो डिस्टेंस है वो मुझे 10 ही नज़र आएगा। मैं इस पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो अब आप देखेंगे जो टॉप से डिस्टेंस है वो 10 है, जो राइट से डिस्टेंस है वो 10 पिक्सल है। तो इस तरह हम पैडिंग के थ्रू अपने पेज की लुक एंड फील को बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मज़ीद हम एक्सप्लोर करेंगे और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब हम लेआउट्स डिज़ाइन करते हैं और फाइनल वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। अभी हम देखते हैं कि टेक्स्ट की और फ़ॉन्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम कैसे सेट कर सकते हैं। लेट्स से अभी जो आपको इधर टेक्स्ट का फ़ॉन्ट फैमिली नज़र आ रही है ये एक डिफरेंट फ़ॉन्ट फैमिली है। मैं इसे चाहता हूँ कि मैं इसको कोरियर फ़ॉन्ट फैमिली पे सेट कर दूँ या इसके अलावा कोई फ़ॉन्ट फैमिली सेट करूँगा तो वो कैसे करूँगा। उसके लिए CSS के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट है उसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो कोरियर आए। तो उसको सेट करने के लिए जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का नाम है फ़ॉन्ट डैश फैमिली। तो ये हम सेट कर देते हैं कोरियर। तो अभी जो मेरा फ़ॉन्ट स्टाइल है वो मुझे कोरियर डिस्प्ले होगा। हम इसे ब्राउज़ करते हैं तो अब आप देखें कि ये जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो हमें कोरियर की शक्ल में डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह मैं फ़ॉन्ट साइज़ को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। हम फ़ॉन्ट साइज़ को बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मैं इस पैराग्राफ का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 20 पिक्सल जितना हो, तो मैं इधर 20 पिक्सल लिख दूँगा। तो अब आप इस पेज को ओपन करेंगे ब्राउज़र में तो आपको इसका साइज़ जो है, इस पैराग्राफ का जो साइज़ है वो 20 पिक्सल के बराबर एक का साइज़ आएगा। इसके अलावा आप लोग इसके डिफरेंट HTML डिफाइंड जो हैं वो फ़ॉन्ट साइज़ भी हैं। जिस तरह आप स्मॉल का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल एक डिफाइंड फ़ॉन्ट साइज़ है, अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो टेक्स्ट हमें स्मॉल में साइज़ में नज़र आएगा। इसी तरह जो है वो लार्ज का डिफाइंड कीवर्ड है। ये तमाम कीवर्ड्स जितने अवेलेबल हैं फ़ॉन्ट साइज़ के, इस तरह जितनी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ अवेलेबल हैं, ये सारे आप लेक्चर नोट्स में देख सकते हैं। इसके अलावा हम अपने टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब कि टेक्स्ट तो हमने जो लिखा हुआ है वो सारे का सारा जो है वो आप देखें कोई स्मॉल केस में लेटर आ रहा है, जिस तरह सन कैपिटलाइज केस में है, जिसका कैप्स में है, बाकी सारा स्मॉल में है। प्रोडक्ट जो है वो सारे का सारा स्मॉल में। लेकिन मैं चाहता हूँ जो फाइनली लिखा मैंने जैसे मर्जी हो, लेकिन जब फाइनली कोई यूज़र मेरा इस पेज को देखे तो सारे का सारा जो टेक्स्ट है वो अपर केस में है। तो उसको सेट करने के लिए हम इधर CSS की एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, उस प्रॉपर्टी हम कहते हैं टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म मैं करना चाहता हूँ इसको अपर केस में, तो इधर मैं लिख दूंगा ट्रांसफॉर्म कॉलन अपर केस। तो ये मेरा जो टेक्स्ट है वो सारे का सारा ऑटोमेटिकली अपर केस में ट्रांसफॉर्म होगा। तो आप देखेंगे सारे का सारा टेक्स्ट अपर केस में। सम टाइम ये प्रॉपर्टी बहुत यूज़फुल है कि आपका टेक्स्ट को आपको बार बार नहीं लिखना पड़ता। आप किसी खास टेक्स्ट को कभी अपर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसी तरह अपर केस की जगह आप लोअर केस भी यूज़ कर सकते हैं और हम कैपिटलाइज केस भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप देखें कि ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो
लेफ़्ट अलाइंड है बाय डिफ़ॉल्ट, और ये लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ यही पैराग्राफ इसको जस्टिफाई करना चाहता हूँ कि सारा टेक्स्ट एक जस्टिफाई शक्ल में आए, तो हम टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए का तरीकाकार भी सेम इसी तरह, आप टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी है उसकी हम प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं जी, जस्टिफाई, उसकी जो वैल्यू है, सॉरी जो वैल्यू सेट कर देते हैं उसकी जस्टिफाई सेट कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं। तो अब आप देखेंगे तमाम टेक्स्ट जस्टिफाई है। इसी तरह हम अपने तमाम जो है HTML को CSS के थ्रू मज़ीद ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं, पैडिंग कंट्रोल कर सकते हैं, मार्जिन कंट्रोल कर सकते हैं।